मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज फिर हम गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट आपका मिलेगा। इसलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि अंकों 4, 7, 9, 0 सभी अंक लिए जाने हैं पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या है। अब यहाँ दोहराए जा सकते हैं या शब्द ऐसे भी लिखा आ सकता है प्रश्न में कि पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति का मतलब भी क्या होता है कि दोबारा हम प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें अंक दिए हुए हैं 4, कितने दिए हुए 4, और हमें संख्या पूछी है 6 अंक की। कितने अंकों की? 6 अंक की, और बड़ी से बड़ी बनानी इन अंकों का प्रयोग करके। और कहा गया है कि कुछ अंकों को आप दोहरा सकते हैं। कुछ अंकों को क्या कर सकते हो? आप दोहरा सकते हैं। तो दोहराना है, जब बड़ी संख्या बनानी होती है हमें, तो बड़े अंक को ही हम दोहराते हैं। जब बड़ी संख्या में बनानी होती है तो बड़े अंक को हम दोहराते हैं, और जब छोटी संख्या में बनानी होती है तो फिर हम छोटे अंक को बार बार दोहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार दोहराना पड़ेगा? तो अंक तो हमारे पास 4 है और हमें 6 अंकों की बनानी है। तो इसका मतलब है एक अंक को 1-2 बार और प्रयोग में हम लेंगे। एक बार तो आएगा, इसके अलावा 2 बार और प्रयोग में हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास अंक 4, 7, 9, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 एक बार तो लिया हमने, 2 बार और लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 4 ही अंक थे हमारे पास। 9 और फिर उसके बाद में छोटा अंक है 7, फिर उससे छोटा 4 और उससे छोटा 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की हमारे पास संख्या बन गई है। इन अंकों का प्रयोग करके हमने बना ली कौन सी? बड़ी से बड़ी। ठीक है, बस ये काम आपको करना है। अगर छोटी बनानी होती तो 0 अंक का प्रयोग हम 2 बार और कर लेते। हमें बड़ी बनानी, इसलिए हमने बड़ा अंक 9 था उसको 2 बार, एक बार तो लेना ही था, 2 बार और हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अगर 7 अंकों की बोलते तो 9 एक बार और लिख देते। अगर 8 अंकों की बोलते तो 9 को फिर एक बार और ज्यादा लिख देते। इस तरीके से आप इनको बनाओगे। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा? बी आंसर हमारा आ जाएगा 9,99,740। इन अंकों के प्रयोग से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी बन जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हैं की संख्या है। यानी ऐसी कितनी संख्या है 2 अंकों की अभाज्य जिनके दोनों अंक भी क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। तो हमने पढ़ा था 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या भी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ हमें 2 अंकों की चाहिए। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या हमने पढ़ी थी कौन कौन सी होती है? 2 अंकों की 11 होती है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 2 अंकों की यहाँ से शुरू होती है 11 से, क्योंकि 2, 3, 5, 7 वो तो हमारे एक अंक के हो गए। हमें 2 अंकों की पूछिए। अब बोला है कि दोनों अंक भी अभाज्य होने चाहिए। तो अब सबसे पहले बात कर ली जाए एक की। तो एक काम मैंने आपको बताया था अच्छे से क्लास में कि एक जो संख्या है वह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। यानी एक को तो आपको देखना ही नहीं है। एक न तो, जब भाज्य की बात आ जाती है तब एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, तो इसमें एक आ गया, इसका मतलब 11 है तो इसमें दोनों अंक न भाज्य न भाज्य, यानी ये तो नहीं है। 13 में देखते हैं तो एक आ गया, यानी ये भी नहीं है। 17 में एक आ गया, ये भी नहीं है। 19 में एक आ गया, ये भी नहीं है। अब 23 की बात कर ली जाए तो 23 में 2 भी अभाज्य है और 3 भी क्या है? अभाज्य। तो एक संख्या तो हमारी ये हो गई। ठीक है, चलिए 29 की बात कर ले। 29 में 2 तो अभाज्य है लेकिन 9 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो फिर ये भी नहीं होगी। 31 में 3 अभाज्य लेकिन 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो 31 भी नहीं होगी। 37 में देखते हैं, 37 में 3 भी अभाज्य और 7 भी, दोनों अंक अभाज्य, तो एक हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, 41 में 4 तो भाज्य और 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी। 43 में 4 भाज्य और ये अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी।
4 भाज्य 7 अभाज्य, ये भी नहीं होगी क्योंकि हमें दोनों अंक की क्या चाहिए, अभाज्य चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। 53 में 5 अभाज्य और 3 भी अभाज्य, तो ये एक संख्या ये हो जाएगी। 59 में 5 तो भाज्य लेकिन 9 भाज्य, तो ये भी नहीं होगी। 61 में 6 भाज्य 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी। 67 में 6 भाज्य 7 अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी। 71 में देखिए 7 तो क्या है अभाज्य और 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी। और 73 में 7 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, तो एक संख्या हमारी ये हो जाएगी। चलिए 79 में देखिए 7 अभाज्य लेकिन 9 भाज्य, तो ये भी नहीं होगी। 83 में देखिए 8 भाज्य और 3 अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी। 8 9 में दोनों ही क्या है भाज्य, 8 भी भाज्य 9 भी भाज्य, ये भी नहीं होगी। 9 7 97, 97 में 9 भी 9 भाज्य है और 7 अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि दो अंकों की ऐसी अभाज्य संख्या जिनके दोनों अंक ही अभाज्य हो तो उनकी संख्या कितनी होगी, 1 2 3 और 4, केवल 4 ही संख्या, यानी लिख दे अपन तो 23 37 53 और 73, केवल दो अंकों की ये 4 ही संख्या है जिनके दोनों अंक भी क्या है, अभाज्य, ठीक है। आपको 100 तक की अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या मैंने अच्छे से समझा दी थी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सब क्लास में सब कुछ आपको क्लियर मिलेगा, अलग अलग पार्ट इसके बने हुए हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि दो अंकों की केवल 4 ही अभाज्य संख्याएं होती है जिनके दोनों अंक भी क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं, सहअभाज्य किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको वीडियो में क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चनों की चर्चा करें इसलिए क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 दशमलव भिन्नों का योग 0.7 तथा इनका गुणनफल 0.06, वो दशमलव भिन्न है, यानी वो कौन सी भिन्न है आपको बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं और कहा गया है कि 2 दशमलव भिन्नों का योग तो 0.7 है और उनका गुणनफल करे तो 0.06 आने वाला है, ठीक है। तो इस पर्सन को बेटर होगा कि ऑप्शन से हम इसको करें, ठीक है। तो बेटर होगा ऑप्शन से करना, तो ए ऑप्शन हम लेते हैं कि एक भिन्न तो हमारे 0.6 है, एक 0.1 है, ठीक है। अब इनका योग करते हैं तो 0 में 0.01 जोड़ते हैं तो हमारे 0.7 आ रहा है, इसका मतलब योग तो सही है। चलिए गुणा हम करके देखते हैं तो 0.6 को 0.1 से गुणा करते हैं तो दशमलव नहीं है तो ये 6 और 1 यानी 6 एकम 6, और कितने अंकों के बाद दशमलव बाद एक अंक इसमें और एक इसमें, कितने हो गए, 2 अंक। तो 2 इकाई की तरफ से छोड़ना है तो एक ही है, 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 लगाकर ये दशमलव लगा देंगे तो हमारा क्या आ गया। और यहाँ 0 लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0.06 यानी ए ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया है। ए ऑप्शन से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है कि वो 2 दशमलव भिन्न कौन सी थी, 0.6 0.1 है, जिनको गुणा करने पर तो 0.06 आएगा और उनका योग करने पर 0.7 आएगा। आप और की भी जांच करके देख लीजिए, दूसरा है, दूसरे की जांच करेंगे तो 0.4 और 0.3, जब इनका योग करते हैं तो 0.4 और 0.3 को जोड़ते हैं तो 7 दशमलव और ये 0 यानी 0.7 आ गया, ठीक है। लेकिन जब गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ से देख लीजिए आप 0.4 को 0.3 से गुणा करेंगे यानी 4 3 12 और 2 अंकों के बाद लगाना है तो 0.12 आ रहे, तबकि गुणनफल क्या आना चाहिए था, 0.06, यानी बी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखिए, जोड़ने पे तो 0.7 आ जाएंगे लेकिन गुणा करने पे 2 पंजे 10 आएंगे और 2 अंकों के बाद दशमलव यानी 0.1 आ जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे योग करने पर नहीं आएगा क्योंकि देखिए 0.06 में 1 जोड़ना है, 1 का मतलब एक पूर्ण संख्या है, 0.00 लगाएंगे तो 601.06 आ रहा है, तो यहीं से गलत हो गया। तो योग में गलत हो गया तो गुणा करने की जरूरत नहीं, गुणा में सही आए तो योग में गलत हो गया, ठीक है। तो फिर इस तरीके से ऑप्शन से हम कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या रह जाएगा हमारा, ए वाला कि 2 दशमलव भिन्न वो है 0.6 और 0.1, जिनका योग करने पर 0.7 आएगा और उनका गुणनफल करने पर 0.06 आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है यदि 12 गुणा में 15 गुणा में 216 बराबर 38,880 है तो 1.2 गुणा में 1.5 गुणा में 2.16 का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 12 गुणा में 15 गुणा में 216 करते हैं
तो 38,880 आते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या दिया हुआ था कि 1.2 गुणा में 1.5 गुणा में 2.16 का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, गुणा का निशान यानी गुणनफल करना है। ठीक है, अब जब इस प्रकार से प्रश्न आए तो इधर आगे जो दिया हुआ है, अगर इन संख्याओं का अगर हम दशमलव हटा दें तो क्या ये भी यही है, सेम है? तो आप कहोगे कि मैडम सही है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 216 है, ये भी 216। जब दशमलव नहीं है, ठीक है, तो दशमलव मान लेनी थोड़ी देर के लिए कि दशमलव नहीं है, तो सेम सेम है। जब सेम सेम संख्या है तो फिर आपको गुणा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसका जो आंसर है इसका गुणनफल भी वही आएगा। ठीक है, तो गुणनफल हमारा इसका भी 38,880 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो, तो अब यहाँ दशमलव लगाने की बारी है। जब दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग हमने अच्छे से जान लिए थे, बिल्कुल दशमलव कोई बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, तो दो दशमलव के बाद एक अंक इसमें, एक इसमें और दो इसमें, तो कितने हो गए? 2 और 3 4 अंक हो गए। तो 4 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, किधर से? इकाई की तरफ से। इकाई से आगे बढ़ते हुए जाना है, इकाई इस तरीके बढ़ते जाना है। तो इकाई ये है, तो 1 2 3 और 4 और दशमलव लग गया हमारे यहाँ। बस ये करना था, कुछ भी गुणा करने की, पाड़ा बोलने कुछ भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो 3.8880 आ गया। अब दशमलव आ जाए, दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाए, दशमलव आ जाए, दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाए, संख्या के बाद में दशमलव के बाद संख्या, संख्या के बाद में जीरो आ जाए तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। वो जीरो आप हटा भी सकते हैं और जीरो और भी बहुत सारे लगा भी सकते हैं, तो भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपका यहाँ तक आंसर मिलेगा 8 तक, तो ही आपका कोई दिक्कत नहीं, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जीरो मिल रहा है आंसर में तो ठीक है, वहां पर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ जीरो नहीं मिल रहा है आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाए और संख्या के बाद में अगर कोई जीरो आ जाए तो उसका कोई मान नहीं होता, उसमें संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे 38 है, यहाँ पर 3.88 आ रहे हैं और यहाँ 0.388, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, 3.888। अब यहाँ जीरो नहीं था ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो हम हटा भी सकते तो लगा भी सकते, इससे संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 तथा 5 शेष बचे। ठीक है, क्रमशः का मतलब है कि 2 का भाग देने पर 1 बचे, 3 का भाग देने पर 2, 4 का भाग देने पर 3, 5 का भाग देने पर 4 और 6 का भाग देने पर 5। ठीक है, तो जब हमारे पास एक शेष होता था, यानी एक ही शेष होता था, तब हम क्या करते थे? जैसे छोटी छोटी आ गए, पहले तो ये बात कर ले कि छोटी से छोटी जहां आ जाए, कम से कम आ जाए, न्यून से न्यून आ जाए, न्यूनतम आ जाए, लघुत्तम आ जाए, घंटियों के सवाल आ जाए, ट्रैफिक बत्तियों के सवाल आ जाए, वहां पर हम क्या निकालते हैं? ऐसे प्रश्नों में हम लसप यानी लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 3 4 5 6 का हम क्या निकालेंगे? लसप निकालेंगे। लेकिन जब हमारे पास एक ही शेष होता तो हम क्या करते थे? लसन निकाल कर उस शेष को जोड़ देते थे, ये करते थे। और जोड़ने की बात आती थी तो लसन निकाल कर उसको घटा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे शेष है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2 3 4 5 6, इनमें शेष क्या बचने चाहिए? क्रमशः वो हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जब इनका हम घटाते हैं, जब अंतर करते हैं तो 1 3 में 2 गए 1, 4 में 3 गए 1, 5 4 गए 1 और 6 में 5 गए 3। सभी का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। ठीक है, सभी का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो सबसे पहला काम है हमारा लसन निकालना। तो संख्या हमारी यही थी, 2 3 4 5 6 से विभाजित कराना है अपने को। ठीक है, छोटी छोटी संख्या बतानी। तो सबसे पहले तो हम लसन निकाल लेते हैं इनका। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 2 दूनी 4 5 2 तिया 6, फिर 2 का जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं, 1 मत जाके 1 तो पूरा हो गया, 2 एकम 2, 5 में नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, फिर 3 में 3 का ही जाएगा 1, 3 एकम 3 1 5 3 एकम 3 और 5 से 1 1 1 1 1। डायरेक्ट भी आप बता सकते थे अगर आपको पता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते। 2 दूनी 4, 4 3 12 12 पंजे 60,
यानी लसक कितना आ गया 60। कहने का मतलब 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जिनमें 2 3 5 6 2 3 4 5 6 इन सभी का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। लेकिन इसने पर्सन ने ये पूछा है हमसे कि पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। जब 2 का भाग लगाएंगे तब 1 शेष बचना चाहिए, 3 का भाग लगाए तो 2 शेष बचना चाहिए, 4 का भाग लगाए तो 3 शेष बचना चाहिए, 5 का भाग लगाए तो 4 शेष बचना चाहिए, 6 का भाग लगाए तो 5 शेष बचना चाहिए। ये कहा गया है, कर्मश का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 आ गई है हमारी, क्या आ गई है 60 हमारे आ गई है। तो फिर अब क्या करें, तो इन सभी का अंतर क्या आया था हमारा 1 1 आया था। क्या आया था, इन सभी का अंतर 1 1। तो इसी अंतर को क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे। इसी अंतर को क्या कर लेंगे, इस लसम में से घटाएंगे तो 60 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 59। कितने बच जाएंगे 59। अब जब 2 का भाग 59 में देंगे तो हमारे 1 बचेगा। देखो करके भी देख सकते हैं आप। 2 का भाग लगाएंगे 59 में तो देखिए 2 दूनी 4, कितने बच गए 1, आगे उतारे 9, 2 नाम के 18, कितने बच गए 1। बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा है। ठीक है, 3 का भाग लगाओ 59 में, 3 का भाग लगा दिया जी, ये लगा दिया, 3 1 कम 3, कितने बच गए 2, आगे उतारे 9, 3 नाम का 27, कितने बच गए 2, 2 के लिए बोला था। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 4 का लगाते हैं 59 में, 4 का लगा लीजिए भाई, 4 एकम 4, कितने बच गए 1, आगे उतारे 9, 4 चौक के 16, कितने बच गए शेषफल 3, 3 के लिए बोला था। चलिए 5 का लगाते हैं, 5 का भाग 59 में लगाते हैं, 5 एकम 5, 0 बच गए, आगे उतारे 9, 5 एकम 5, कितने बच गए 4, 4 के लिए बोला था। ठीक है, 6 का लगा लीजिए, तो 6 का भी लगा लेते हैं। तो 6 का 59 में लगाएंगे, 6 नाम 54, कितने बच गए 5, यही तो कहा था। तो देखिए 5 बच गए, 3 बच गए, 2 बच गए, 4 बच गए, पहले वाला मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो वही बात हो रही थी। तो जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, जब इस प्रकार से सभी संख्याओं के शेष अलग अलग दिए हो, सभी जो संख्या ऊपर दिए उसके सभी के शेष अलग अलग आपको दिए हो, तब हमारे क्या करना है, उन सभी के शेष का अंतर निकाल लेना है। और वो अंतर आपके पास समान आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, जो भी अंतर समान आए। ठीक है, तो लसर तो आपको निकालना है, ये काम तो आपको करना है क्योंकि छोटी छोटी आए। और फिर लसर पर निकालने के बाद क्या करना है, जो अंतर आया है ना, उसी अंतर को उस संख्या में से घटा देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 59। जो भी आपकी और भी प्रश्न आ सकता है इस भाषा में बनकर, तो आपका वो कर देना है, आपको लसर निकाल कर उस अंतर को ही घटा देना है। ठीक है, लेकिन जब एक शेष आए तब ये नहीं करना है। जब एक ही अंक शेष आ जाए, यहाँ पर इतने नहीं आए, इनका सबका एक ही शेष बचे प्रत्येक दशा में, तब आपको लसर निकाल कर शेष को जोड़ना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ जोड़ दोगे, वो नियम यहाँ लगा दोगे, तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये मैंने अच्छे से क्लास में आपको समझा दिया है, सबके अलग अलग नियम होते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है, वो मेथड आपको जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब बहुत सारे शेष आ जाए, सबके अलग अलग शेष आ जाए, तो उनका जो अंतर आएगा वो घट जाएगा, लेकिन एक ही शेष आ जाए तो वो जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ जोड़ोगे तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा 59। क्या आ जाएगा 59। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक की दर 10% से 5,000 रुपए की राशि 8,000 रुपये हो जाएगी। यानी कितने समय में कोई राशि है जो दर दे रखी 10% से 5,000 रुपए की राशि 8,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो 5,000 से राशि जब 8,000 हो गई है, इसका मतलब 8,000 जब ये बने, इसके अंदर राशि जो जुड़ी हुई है वो क्या जुड़ी थी, ब्याज जुड़ी थी। इसका मतलब ये मूलधन है और इसमें ब्याज शामिल हो गया। जब मूलधन में ब्याज शामिल हो जाता है तो वो राशि क्या बन जाती है, मिश्र धन। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा मूलधन है, कौन सा मिश्र धन है। ठीक है, और हमें दर दी हुई, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि दर दी हुई है, दर बराबर है 10%। ठीक है, वार्षिक है तो यहाँ वार्षिक लिख देंगे, तो समय भी हमारे क्या आएगा, वर्ष में आएगा। ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन 5,000 रुपए की राशि है। मूलधन कितना है, 5,000 रुपए। जो राशि ली जाती है उसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, और फिर वो राशि क्या बन गई है, 10% की दर से 8,000 बन गई है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन बराबर 8,000 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समय। तो समय निकालना हो, चाहे हमें दर निकालनी हो और चाहे हमें मूलधन निकालना हो, तीनों के लिए हमें ब्याज चाहिए, क्योंकि तीनों के सूत्र समान होते हैं। दर का सूत्र 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। समय का सूत्र 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर, और मूलधन का सूत्र 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय।
ठीक है। तो तीनों के लिए हमें ब्याज चाहिए, तो यहाँ ब्याज हमारे पास नहीं है, मूलधन है, दर है, लेकिन ब्याज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ब्याज निकालेंगे। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसका मतलब इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है। तो अगर इस मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज। तो ब्याज का हमारा फॉर्मूला बन जाता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है हमारा 8,000 है और मूलधन कितना है हमारा 5,000। तो क्या आ जाएगा हमारा ब्याज, 8,000 5,000 गए तो 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का क्या आ गया, ब्याज आ गया। अभी तो ब्याज ही आया, हमें क्या निकालना है, समय। तो समय का क्या सूत्र होता है, समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर। ठीक है। तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया, 3,000। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप 8,000 रख रहे हो, 5,000 रख रहे हो, उल्टे उल्टे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। मूलधन कितना था 5,000, तो नीचे 5,000 और गुणा में दर कितनी थी 10, तो 10 हो गई। ठीक है। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया। ठीक है। और 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 2 को 3 से गुना किया, 2 3 6, नीचे कुछ भी नहीं है तो 6। और दर वार्षिक थी इसलिए समय भी हमारा किस में चलेगा, वर्ष में चलेगा। ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न है कि दूध के एक डिब्बे में 35 लीटर दूध आ सकता है। इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है। 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात इस डिब्बे में कितना दूध डाला जा सकता है कि ये पूर्णतः भर जाए। पूर्णतः का मतलब होता है पूरा वापस भर जाए। इसका मतलब पूरा कितने में भरता है, यहाँ लिखा हुआ है 35 लीटर दूध आ सकता है, यानी इसकी क्षमता 35 लीटर, या यूं कह सकते हैं इसकी धारिता 35 लीटर है। ठीक है। या कह सकते हैं कि कुल इसमें 35 लीटर दूध आता है। ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे कि कुल दूध कितना है, कुल दूध बराबर 35 लीटर आता है। कितना लीटर आता है, 35 लीटर। अब बोला है कि इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है। 35 लीटर तो कुल दूध आता है, लेकिन अभी कितना भरा हुआ है, तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा आप करना है, आपको करना है। ठीक है। तो कितना भरा हुआ है, 3/7 भाग इसका भरा हुआ है। 3/7 भाग भरा हुआ है। ये भाग में दे रखा है तो हम निकालेंगे कि 3/7 कितना होता है, किसका, 35 का। कुल दूध तो 35 है, तो निकालते हैं कितना लीटर होगा। तो कितना भरा है इसमें दूध, तो 35 का 3/7 हम निकालेंगे। तो 35 का मतलब गुणा 3/7, 7 से 7 पंजे 35, 5 3 15, यानी 15 लीटर दूध इसमें अभी भरा हुआ है। अभी के टाइम में इसमें कितना, 3/7 बताया था ना मैं, तो कितना भरा हुआ है, 15 लीटर दूध अभी इसमें भरा हुआ है। और 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात, अब 5 लीटर दूध क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेचा कितना, बेचा बराबर 5 लीटर। ठीक है। 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात, तो अब कितना शेष बच गया, जब 5 लीटर बेच दिया तो 15 तो भरा ही था, 15 लीटर दूध था, इसमें 5 और बेच दिया तो कितना बच गया हमारे 10। कितना बच गया, 10। अब 10 लीटर दूध शेष बच गया। अब कहा जा रहा है कि इस डिब्बे में कितना दूध डाला जा सकता है कि पूर्णतः भर जाए, कितना दूध डाला जा सकता है। तो कितना दूध डालेंगे 10 लीटर में कि क्या हो जाए, 35 हो जाए। तो कितना दूध डाला जाएगा, तो दूध की मात्रा कितनी डाली जाएगी, तो 35 में पूरा भरता है और अभी 10 ही इसमें बचा है, तो 35 में से 10 हम घटाएंगे तो 5 और 2 यानी 25 लीटर। 25 लीटर दूध अगर इसमें वापस डाल देंगे, इससे 10 लीटर शेष बचाए, तो डिब्बा पूर्णतः वापस भर जाएगा ना, पूरा भर जाएगा, क्योंकि 35 लीटर दूध इसमें कुल आता है। तो जैसा जैसा बोला गया है वैसा आपको करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 25 लीटर, यानी 25 लीटर दूध डालते डिब्बा पूरा भर जाएगा, क्योंकि हमारे पास शेष 10 लीटर बचा था। क्योंकि 3/7 भाग भरा हुआ था, इसका मतलब है कि 15 लीटर दूध उसमें था, 5 लीटर बेच दिया तो 10 बच गया। अब 10 में कितना डाले कि 35 हो जाए, तो 10 में हम 25 डाल देंगे तो हमारा डिब्बा वापस पूरा दूध का भर जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपए की बेचता है या 5 के एक पैकेट को 50 रुपए में बेचता है। सीमा को 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी होगी। ठीक है। यानी अगर आप एक कॉपी लोगे तो आपको 12 रुपए की मिलेगी
और 5 का एक पैकेट लोगे तो वो 50 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब 5 का पैकेट दे रहा है 50 में, इसका मतलब एक कॉपी 10 रुपए की होगी, 10 पंजे 50। ठीक है, तो यानी पैकेट में तो हमारे 10 की और ये कॉपी और खुली हमें 12 की मिल रही है। तो यहाँ पर 13 कॉपियां लेनी है, तो 13 के हमें पैकेट बनाने होंगे ताकि हम कम से कम राशि चुकाएं। ठीक है, देनी पड़े। ठीक है, तो 13 कॉपियों में कितने पैकेट बन जाएंगे? 5 कॉपियां तो एक पैकेट में और 5 एक पैकेट में। इस तरीके से आप बना सकते हो, भाग भी लगा सकते हो कि 13 में 5 का भाग लगाए तो 5 दूनी 10, 2 तो पैकेट पूरे कंप्लीट और 3 कॉपियां शेष बच जाएगी। ठीक है, 3 कॉपियां में एक पैकेट में नहीं मिलेगी, वो खुली लेनी पड़ेगी। तो 5 का एक, 5 का एक और प्लस 3 कॉपियां में क्या लेनी पड़ेगी? अलग अलग, यानी खुली हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक पैकेट कितने का बेच रहा है? 5 के एक पैकेट को 50 में बेच रहा है। ठीक है, तो एक पैकेट का मूल्य है, एक पैकेट बराबर 50 रुपए का है। तो 13 कॉपी में 2 पैकेट तो बने थे, तो 2 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 पैकेट बराबर 50 गुणा में 2 बराबर 100 रुपए की हो गई, यानी 2 पैकेट का मतलब 10 कॉपियां, 5 इसमें और 5 इसमें, तो 10 कॉपियों का मूल्य 100 रुपये हो गया। अब 3 कॉपियां तो हमें खुली लेनी पड़ेगी, तो एक कॉपी कितने की देता है? इसे 12 रुपए की। तो एक कॉपी का मूल्य कितना है? 12 रुपए है। तो 3 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 कॉपी बराबर हो जाएगी 12 गुणा में 3 बराबर 36 रुपए। ठीक है, 36 रुपए की हो जाएगी। तो कुल मूल्य कितना हो गया 13 कॉपियों का? 100 प्लस 36 बराबर 136 रुपए। क्या हो गया? 136 रुपये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। बंडल भी दे सकते हैं, कॉपियां दे सकते हैं, पेन का पैकेट दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, स्टोर कॉपियां दे सकता है, पेन का पैकेट दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे आपको। तो इस तरीके से आपको जब मूल्य चुकाने की बारी आती है तब आप पैकेट में या बंडल में जो दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको निकालना है, और खुली का दाम दिया हुआ है उससे खुले का आपको निकालना है और उनको जोड़ लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कॉपी 12 की दे रहा है तो 12 को 13 से गुणा कर दे, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा? 136, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो चंपक के अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि जब इस प्रकार से प्रश्न आए तो यहाँ पर चंपक के पूछे या अजय के या भीम, किसी तीनों में से किसी भी के भी अंक आपसे पूछे तो जिसका नाम 2 बार आया है उसको हम x मानकर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, उसके अंक x मानकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अजय है, भीम है, फिर उसके बाद चंपक है, फिर भीम है। ठीक है, तो किसका नाम 2 बार आया है? भीम का नाम 2 बार आया है, तो हम भीम को क्या रखेंगे? बीच में रख देंगे। ठीक है, इसके मानेंगे हम, और भीम और इधर लिख देंगे हम अजय और इधर लिख देंगे हम चंपक। ठीक है, 3 ही थे हमारे पास, अजय, भीम और चंपक। ठीक है, तो यहाँ भीम का नाम 2 बार आया इसलिए हम लिखेंगे कि माना कि भीम के अंक बराबर 1 से। भीम को कितने अंक मिले? 1 अंक मिले। अब पहली लाइन पढ़िए, एक परीक्षा में अजय ने, किसने? अजय ने भीम से, किससे? भीम से। अजय ने भीम से, किससे? भीम से क्या किए? 10 अंक अधिक प्राप्त किए। 10 अंक अधिक प्राप्त किए, 10 अंक अधिक प्राप्त किए, इसका मतलब किसने? अजय ने। तो भीम के x मान लिए हमने, तो अजय के कितने हो गए? x प्लस 10। ठीक है, आगे देखिए, तथा चंपक ने, किसने? चंपक ने, किससे? भीम से क्या किए? 15 अंक कम प्राप्त किए। क्या किए? 15 अंक कम प्राप्त किए, 15 अंक कम प्राप्त किए। तो भीम के x से तो क्या हो जाएगा? इसका x माइनस 15 कम प्राप्त किए। ठीक है, फिर आगे बोला गया कि यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए, तीनों मतलब अजय, भीम और चंपक, तो तीनों के अंक x प्लस 10, भीम के x और चंपक के x माइनस 15, और तीनों के मिलाकर कुल अंक कितने? 310, तो ये बराबर में 310। ठीक है, x तीनों प्लस के तो कितने हो गए? 3x, एक प्लस का 10 और एक माइनस का 15। जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, एक धनात्मक एक ऋणात्मक आती है तो हमेशा संख्याएं घटती है, तो घट जाएगी। 15 में से 10 गए तो 5 बचेंगे, लेकिन चिन्ह जो आएगा वो बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ माइनस के 5 आएंगे, बराबर में 310। तो 3x बराबर माइनस के 5 अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 5, तो 310 प्लस 5, तो 3x बराबर क्या हो गया? 315। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 315, और 3 इसके साथ गुणा था यहाँ पर भाग में, तो 3 से एक बार 3 एकम 3, 0 भाग में भाग टूट 0, 3 पंजे 15, तो क्या गया?
x बराबर क्या आ गया हमारे 105, x बराबर क्या आ गया 105। ठीक है, अब 105 आ गया तो x किसको माना था हमने, भीम को। ठीक है, यहीं पर आंसर खत्म नहीं हो जाता, ये भीम क्या है 105, x क्योंकि हमने किसको माना था, भीम को माना था। ठीक है, तो भीम की तो आ गए हमारे 105। अब अजय की क्या थी, इससे 10 ज्यादा थे, तो 105 में हम क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे 125। ठीक है जी, 5 और यहाँ पर 1, सॉरी 115 हो जाएंगे ना, 105 में 10 जोड़े तो 115। ठीक है, 115 हो गए हमारे अजय के। और अब यहाँ चंपक के क्या थे, इससे 15 अंक कम थे, तो 105 में से हम किसको कर देंगे, 15 को घटा लेंगे, तो हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पे 90। कितने आ जाएंगे 90। ठीक है, कितने आ जाएंगे 90 आ जाएंगे चंपक के। ठीक है, तीनों के हमारे आगे इधर आप रख के भी आराम से कर सकते हैं। तो अजय, भीम और चंपक तीनों के अंक हमने निकाल लिए। ठीक है, अजय के देखिए भीम से क्या थे 15 अंक थे, तो इसके 105 है तो 10 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 105 में 10 जोड़े तो कितने हो गए 115। और ये चंपक के क्या थे, भीम से हमारे 15 अंक कम थे, तो 105 में से 15 गए तो कितने बच गए, 90 बच गए। ठीक है, तो हमारे क्या जाएंगे 90 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ किसका पूछा है, चंपक के अंक ज्ञात कीजिए, तो चंपक कितने आए 90। देखो 90 भी है हमारे, 105 भी है, 115 भी है, तीनों के आंसर हमें दिए हुए, लेकिन हमें जिसका पूछा है उसका ही बताना है, तो हमें चंपक का पूछा है, तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 90। चंपक को कितने अंक मिले, 90 अंक मिले। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, तो लंबाई तो हमें दी हुई, लेकिन चौड़ाई हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप बराबर कितना है आयत का, 108 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दी हुई, इसकी लंबाई, लंबाई बराबर कितनी है 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिमाप दे दिया, लंबाई दे दिया, तो परिमाप और लंबाई से हम चौड़ाई निकाल सकते हैं आयत की। तो चौड़ाई निकालना कैसे निकालते हैं चौड़ाई, कि परिमाप बटा में 2, परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई, परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई। तो परिमाप कितना था 108 बटा में 2 माइनस लंबाई है 34, तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54 बार, और 54 में से 34 गए तो कितने बच जाएंगे 20, यानी 20 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे चौड़ाई आ गई। लंबाई दी हुई थी, हमें क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है 34 और चौड़ाई कितनी है 20, गुणा कर लेंगे 0, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे 680। और यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने, इसलिए क्षेत्रफल में एक इकाई क्या आती है, वर्ग, और किसमें दी रखी थी हमें, सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर क्या जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, 680 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 680 वर्ग सेंटीमीटर, उस आयत की क्या हो जाएगा, आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, साथियों, आज फिर हमने गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को किए हैं, जो ऐसे ही एक पर्सन एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट लगे, इनमें कोई चीज समझ में नहीं आए, सूत्र आपको पता नहीं हो, तो आप वीडियो में जा सकते हैं, वहां पर आपको हर वीडियो आपको मिल जाएगा। राजगुरु नवोदय क्लासेस चैनल के जो प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ इन प्रश्नों को फिर दोबारा से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न आपको अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।